नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद के एयरपोर्ट पे हूँ, बैंगलोर के रास्ते में। यहाँ जब हैदराबाद आया तो रेवंत रेड्डी की बात आज वो थी, 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन चूँकि मुझे आना था एयरपोर्ट तो इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो नहीं पता कर पाया। अ, थोड़ा रेवंत रेड्डी को समझ लिया जाए और 2 चीज़ें जो अभी हुई, दोनों पक्षों की बात करने की कोशिश करूँगा। एक तो रेवंत रेड्डी को यूएसए जाने से जिस तरह से रोका गया है, वो बियॉन्ड मतलब वो मुझे समझ में नहीं आया। अ, एक तरफ 2 लोगों की यात्राएँ हैं और वो 2 लोगों में समानता है, ये भी ज़रा बता दें। एक तरफ यूएस की एक एजेंसी, यूएस सरकार द्वारा एक एजेंसी जो क्रिएट की गई है, वो कहती है कि मोहन भागवत को मत आने दो, ये आदमी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और इस तरह की वो भेदभाव करता है। दूसरी तरफ यूएस सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, यूएस सरकार को रेवंत रेड्डी के आने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार को भारत के एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को यूएस में जाके बात करने में दिक्कत है, और ये इसलिए अजीब सी बात लग रही है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ज़रा समझ लेना है। रेवंत रेड्डी अपने हर आदमी अपनी स्टेट के लिए कुछ पैसा लाने हर आदमी जाता है, चाहे यूपी का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे बिहार का चीफ मिनिस्टर हो, और लालू भी जो गए थे एक ज़माने में, नीतीश गए थे, सारे लोग जाते हैं अपनी स्टेट के लिए बात करने अपने लोगों से। और हैदराबाद के बारे में एक चीज़ और मैं स्पेसिफिक बता दूँ, हैदराबाद में जब आप, और ख़ास करके अमेरिका में आप जाइए, तो जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, मतलब उसका मेजॉरिटी जो है, वो तेलुगु स्पीकिंग है। वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों जगह से आते हैं, वो तेलुगु स्पीकिंग है। तो इसकी संभावना है कि वहाँ के लोग जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करना ज़्यादा आसान है। इसकी बहुत संभावनाएं हैं। तो कोई कोई ये नहीं था कि वहाँ पे किससे जाके बात करेंगे। सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा का जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअली थोड़ा वो हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका के डायस्पोरा को अफेक्ट करते हैं, वो इस देश के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो यूनाइटेड था उस भाग से आते हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पे रेवंत रेड्डी जब जाते हैं तो उसका निश्चित इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे जो बातें हैं वो जरा मैं आपको बताता हूँ। उसी समय जब रेवंत रेड्डी वहाँ जा रहे थे, उससे पहले रेवंत रेड्डी यूके गए थे, इन्होंने उनको जाने दिया, लेकिन यहाँ की परमिशन नहीं दी। तो उसमें जो सबसे पहली बात आ रही है, जो मैंने बताया यहाँ किया, इन लोगों को डर है क्योंकि ये भी वहीं जा रहे हैं जहाँ पे श्री श्री 108 क्या बोलते हैं, वो हमारे मोहन भागवत जी जा रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं वो डेटें क्लैश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर ये था आरएसएस बीजेपी के लोगों को कि रेवंत रेड्डी मोहन भागवत के उस यूएस दौरे को कहीं उस पर पानी न फेर दें या उसको ज़्यादा नैरेटिव को ले जाए, जो आजकल वो बोलते हैं ना, रविशंकर प्रसाद बोलते हैं कि ज़्यादा फुटेज वो खा लें, तो फुटेज ज़्यादा मोहन भागवत खा लें, इस चक्कर में उन्होंने इसको बहुत सलीके से इसकी परमिशन नहीं दी। जो परमिशन नहीं दी उसके कोई कारण नहीं है। कारण ये बताया गया है कि उनकी जो यात्रा और जिन लोगों से वो मिल रहे हैं उसके शायद डिटेल बयान देने होते हैं। दैट सीएम की पोजीशन इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मीट दोस पीपल। अब ये मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही घटिया टाइप का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर देश के सबसे गरीब और देश के उस प्रदेश के सबसे गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उस प्रदेश के सबसे बड़े साहित्यकार और सबसे अनपढ़ को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के सबसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन और वहाँ का सबसे इलीगल लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। वहाँ के ऐसे लोग जो हो सकता है कि भारत सरकार की नज़र में या बीजेपी की नज़र में जो बहुत ऐसा काम ना करते हो, उनको ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहना कि हिज विजिट इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेवल ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो वहाँ जाते और वो उन्होंने उनका घोषित वो भी था, वो बॉस्टन और न्यूयॉर्क जा रहे थे,
उन्होंने कहा भी कि मैं आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यूएसए की को चाह रहा था कि इंडिया में आके काम करें। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि दोनों चीज़ों का एक फ़र्क ये है कि जो बीजेपी और ये जो नेतागण हैं, वो अपने सारे बच्चों को, और ये फैक्ट है, वो तो एक लंबी लिस्ट है, मैं उसको दोहराऊँगा नहीं, वो एक लंबी लिस्ट है, जहाँ पे ये है कि बीजेपी के सारे नेता, जो मेजॉरिटी ऑफ द नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके सबके बच्चे विदेश जाके पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहा था हैदराबाद और तेलंगाना में, जिससे अमेरिका की जो स्टैंडर्ड की एजुकेशन है, जो हार्वर्ड की हो, एमआईटी की हो, वो लोग आके हिंदुस्तान में हमारे साथ यूनिवर्सिटी खोलें और यहाँ के बच्चों को उस कोर्ट की जो जो हार्वर्ड की कोर्ट की एजुकेशन है वो यहाँ पे दी जा सके। ये उनका स्टेटेड लक्ष्य था। जब उनको डिनाई किया गया है तो उनका जो बाद में जो उनका ऑफिशियल डेलीगेशन था उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा है कि आप जाके उनसे बात करिए। वो काफ़ी होपफुल है कि वो कुछ लोग वहाँ पे कुछ एमओयू या कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सफल भी होंगे। लेकिन मानी हुई बात है कि अगर मुख्यमंत्री हैं और ये काफ़ी जिनको कहते हैं ना फ्रंट फुट पे खेलने वाले मुख्यमंत्री हैं, ये अगर जाते हैं तो शायद बेहतर स्थिति। तो मेरी जो सूचना है उसके अनुसार एक बड़ा कारण मोहन भागवत की विजिट है, बिकॉज मोहन भागवत की विजिट के साथ रेवंत रेड्डी साहब ने कैसे सोच लिया कि ये भी उसी समय यूएस में रहेंगे, क्योंकि उन लोग को डर था कि मोहन भागवत का जो शो है वो कहीं फीका न पड़ जाए। दूसरी बात ये हो रही है कि जिसकी वजह से और थोड़ी आईब्रोज आर रेज्ड, भूपेंद्र पटेल जो है, जो हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको जाने की परमिशन दे दी। और वो किस लिए जा रहे हैं? उनका इमीडिएट कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात, जो एक आपको याद है ना किस तरह से मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात की आड़ में देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे, वो जनवरी में होने वाला है। उसकी प्रिपरेशन के लिए और उसके लिए लोगों तक पहुंचने के लिए वो यूएस की यात्रा कर रहे हैं। तो एक आदमी को गुजरात, क्योंकि स्टेट गुजरात है और आपके द्वारा रूल्ड है, तो वहाँ तो आप जाके सब काम करा दीजिए, यहाँ पे नहीं करने दीजिए। मेरी ये भी खबर है कि वो इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि गुजरात में अगले साल इलेक्शन है, तो माल आल भी वहाँ लाने की एक उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि लोगों को जाके याद करो और फिर जनवरी में जाके उनसे सेकेंड राउंड में माल लेके यहाँ आओ। मैं थोड़ा इसलिए भी बात कर लूँ कि हैदराबाद की बात कर लूँ, दो तीन बातें कर लूँ। हैदराबाद में दो चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं। एक तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, मैं जिस जगह था, एक अपने मित्र के था, यहाँ था, वहाँ दिन में लोग और लिटरली मतलब उस पूरी कॉलोनी में ताले नहीं लगते, घर खुला रहता है, बाहर से ऐसे ही करके अपना घूमते कामते रहते हैं। रात में भी उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि एक आदत है ताला लगाने की, ताला मतलब सिक्योरिटी लगाने की, इसलिए उसके दरवाजे को लॉक कर लेते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इट इज़ अ वेरी सेफ सिटी। मौसम बहुत ठीक है। मुझे ये कुछ चीज़ें मालूम है, ये समुद्र तल से 2000 फीट के ऊपर बसा हुआ है, तो इसलिए मौसम उतना गर्म नहीं होता है। दूसरी एक चीज़ मैं इसलिए उसका जिक्र कर दूं और फिर थोड़ा रेवंत रेड्डी जी के ऊपर भी आ जाऊंगा। दूसरी एक चीज़ है, यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ हुई है। एक ऐप शुरू किया है सरकार ने, शुरू नहीं किया, बहुत दिनों से चल रहा है, जिस ऐप में अगर कोई भी महिला, और सारे जो ऑटोज़ हैं और सारे जो टैक्सीज हैं वो जीपीएस के द्वारा कनेक्टेड हैं एक कंट्रोल रूम में पुलिस के। एनीवन, एनी महिला, कोई भी महिला अगर स्टेप इन करती है ऑटो में या टैक्सी में, तो उस ऐप को टैप कर दे एंड देन वो मॉनिटर होता रहता है कि वो कहाँ से कहाँ जा रही है, मॉनिटर हो जाता है। अगर ऑटो या टैक्सी कुछ ज़्यादा देर के लिए कहीं रुकती है तो वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई क्या है, एवरीथिंग ओके, पहले मैसेज आता है। और अगर कोई ऐसा होता है, अगर इनको कुछ लगता है और अगर तो रिस्पॉन्स टाइम 3 मिनट, दी पुलिस रीचेस 3 मिनट। ये अद्भुत है, मतलब आपको सुन के यहाँ लगेगा कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी के बारे में कुछ चीज़ें इसलिए बता दूं कि रेवंत रेड्डी का जैसा मैंने लोगों से बात की, लोगों का गुस्सा यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी, जो लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी रेवंत रेड्डी की, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस स्टिल इज रिगार्डेड एज गुड पार्टी, लेकिन रेवंत रेड्डी के दोनों पक्ष हैं। एक बहुत छोटी मात्रा में लोग ये भी कहते हैं कि नहीं,
इज अ गुड चीफ मिनिस्टर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग इनसे संतुष्ट नहीं हैं। रेवंत रेड्डी का मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड इसलिए बता दूं क्योंकि वो समझना जरूरी है। रेवंत रेड्डी इज वन जिन्होंने अपना करियर बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरू किया था, और उस समय इनको टिकट नहीं मिला। इनको कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ना चाहते थे और इनको उस कॉर्पोरेटर के इलेक्शन के लिए बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। फिर ये बीजेपी से इनका मोह भंग हुआ और ये फिर आ गए टीडीपी में। नहीं, फिर ये आ गए कुछ दिन चंद्रशेखर जी के साथ, फिर ये टीडीपी में आ गए। टीडीपी में भी माफ कीजिएगा, ये फिर चंद्रशेखर जी के साथ आए, उन्होंने भी कोई टिकट इनको नहीं दिया। फिर ये टीडीपी में आ गए। टीडीपी में अंतर्गत हुआ, ये इलेक्शन लड़े, हारे, फिर इलेक्शन लड़े और एमएलए हो गए। एमएलए हो जाने के बाद इन्होंने जब तेलंगाना अलग और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो ये तेलंगाना में रह गए और एक तरह से चंद्रबाबू नायडू की जो पॉलिटिक्स थी उसको यहाँ ये रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत खास थे। और 2014 का इलेक्शन आया, 19 का, 18 का आया, फिर 23 का आया। 18 का इलेक्शन ये जीते और एक बात इनके लिए ये लोगों को पहले समझ नहीं आता था कि इनको इतनी जल्दी राइज कैसे मिला। मैं भी ये समझता था। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ऐसा लोग बताते हैं कि ये पत्नी जो गीता जी हैं वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही ऐसे लीडर जिनकी बहुत ही इज्जत है नॉर्थ में, और सोशलिस्ट लीडर थे जयपाल रेड्डी साहब। जयपाल रेड्डी साहब के भाई की लड़की हैं गीता, तो इनको वो एक्सेस कांग्रेस में बहुत बड़ा था क्योंकि जयपाल रेड्डी की एक बहुत ही क्लीन इमेज है और आंध्र प्रदेश के वन ऑफ वेरी एफिशिएंट और वेरी ऑनेस्ट मंत्री। और फिर इन्होंने वो कोशिश करके ये 2018 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। फिर इन्होंने 2018 का इलेक्शन हार गए थे। 2019 में इन्होंने एमपी इलेक्शन लड़ा और जीत गए। और उसके बाद जैसा कहा जाता है कि थैंक्स टू जयपाल जी, उस समय जीवित थे जयपाल जी, एंड थैंक्स टू और भी लोगों से इनकी नेटवर्किंग इन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छी की अपनी। और फिर ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष हो जाने के बाद इन लोगों ने बहुत लोगों की मदद से यहाँ जब 2023 का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन जीत के आए। और इनके ऊपर कांग्रेस का जो उस समय का जो भी नेतृत्व था उसने इनके ऊपर भरोसा जताया और उनको बिठा दिया। लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि ये इनकी बहुत दूरी हो गई है अपने निर्वाचित एमएलए से। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो ज़्यादातर एमएलए कांग्रेस के हैं वो अपने को इनके साथ अभी भी सहज नहीं हो पाए। वो अपने उस पर रहते हैं कि हम पुराने कांग्रेस ही हैं, हमने कांग्रेस के लिए किया, तो वो इनके साथ बहुत दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ हिम और इनको भी उनकी परवाह नहीं। तो हो ये गया है कि पार्टी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो इनके बहुत पक्ष में नहीं है, लेकिन चूंकि इनके ऊपर दिल्ली वालों का हाथ है इसलिए यहाँ पे कोई इनको हटा नहीं रहा है। लेकिन एक बड़े तत्व का ये कहना है कि अगर इनको नहीं हटाया गया तब ये तय है कि कांग्रेस की हार निश्चित है। जैसा ये भी बताया गया कि एक आदत ये भी है कि जिसको कहते हैं यूज एंड थ्रो वाला, इनके एक तरह से इनको चीफ मिनिस्टर बनाने में, इलेक्शन जिताने में बहुत बड़ा रोल डीके शिव कुमार का भी था। लेकिन करंट उसमें कहा जाता है ये डीके शिव कुमार के साथ भी इनकी बहुत अब वो वाली बात नहीं रह गई। और कांग्रेस के जो बड़े लीडर के साथ जो इनका एक समय रेपो था वो शायद इन्होंने अब इनको लगता है कि उनकी अब इनको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इनका कमज़ोर पक्ष है। लेकिन और मैंने एक चीज़ और पूछी और मुझे एक चीज़ सुन के वो भी लगा। मैं कुछ लोगों से मिला, पुराने लोगों से भी मिला, सीनियर लोगों से भी मिला। यहाँ पे रिंग रोड है, तो इनकी करंट रिंग रोड है 169 किलोमीटर्स की। अब इन्होंने हैदराबाद, सिकंदराबाद, हाईटेक सिटी सब मिला के इन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक पूरा ग्रेटर जिसको हैदराबाद रीजन बनाया है। और ये कोई 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया है। एयरपोर्ट से शहर की दूरी 70-80 किलोमीटर बहुत दूर है। मतलब आप दूसरे जिले में चले जाते हैं, रंगारेड्डी या कौन सा जिला पहले हुआ करता था अब नहीं मालूम, तो उसमें आप चले जाते हैं, उस जिले में एयरपोर्ट है। दूसरा ये है कि इनका जो एग्जिस्टिंग जो रिंग रोड है वो 162 किलोमीटर है
और एक इसके बाद की जो आउटर रिंग रोड बन रही है, जो पूरे इस नए ग्रेटर हैदराबाद को करेगी, वो कोई 510 या 520 किलोमीटर की। जी, इट इज मोर देन 500 किलोमीटर, 520 किलोमीटर की एक आउटर रिंग रोड बन रही है, जो शुरू हो गया है काम। मतलब लखनऊ से दिल्ली आप पहुंच जाएंगे, इतनी लंबी रिंग रोड। उस तरह का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लेकिन इसपे एक लोगों ने बहुत सरप्राइजिंग चीज ये पता लगी, ये दो चीजें, यहाँ के रिंग रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, और दूसरा यहाँ का जो आईटी वाला है, इसके कर्णधार, मैं आज तक ये समझता था इसके कर्णधार चंद्रबाबू नायडू रहे हैं। नहीं, इसके कर्णधार राजशेखर रेड्डी हैं। और राजशेखर रेड्डी को यहाँ के लोग अभी मानते हैं कि ही वाज वन लीडर हु हैड विजन। उस समय के यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज आंध्र प्रदेश जहाँ है, आईटी सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें उनका एक बड़ा योगदान था। अब उनकी चूंकि डेथ हो गई, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को मौका मिला, और बहुत सी चीज़ें ये हो गई कि चंद्रबाबू नायडू की इनिशिएट की, लेकिन ओरिजिनल यहाँ के जो करता धरता है वो राजशेखर रेड्डी साहब हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि इस देश का एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो अपने प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहता है अमेरिका, और उसको इस देश का विदेश मंत्रालय परमिशन नहीं देता। आज के लिए इतना ही। थैंक सो मच।